हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यहां पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं एकदम मुफ्त एजुकेशन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक करो। और इसी बात पे शुरू करते हैं हम आज का जो सेशन है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो बाय नाउ हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अब बारी आती है आपके टेस्ट की। यस स्टूडेंट्स, सो मैम के साथ आपको ये टेस्ट करना है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी और जहां भी जिस भी क्वेश्चंस में आप अटक जाओ या आपसे गलत हो जाए, सो आपको उस क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, उस टॉपिक को लिखना है। इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपका कहीं ना कहीं वीक है, कोई ना कोई कंफ्यूजन है, कोई ना कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सो आपको वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है जिसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, और वो टॉपिक को फिर से पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है और अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। एंड देन आपको वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से आपका रिविजन भी हो गया, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। सो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड डैश फॉर सर्वाइवल। तो सारे जो भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या क्या चाहिए? उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए और डैश एक चीज है जो उनको जरूरी रहता है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। सो ऑप्शंस है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी आर्गन। सो स्टूडेंट्स, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। यस, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन शुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये सवाल तो पहला था, इसलिए आपके लिए इजी रखा है। अब इसी बात पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना है। ऑप्शंस है आपके पास द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करो कि फंक्शन ऑफ द ब्लड है टू ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक। तो ये आपको सही जवाब देना है। सो पहले ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि जो डाइजेस्ट करा हुआ खाना है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाना है। दूसरा, जो डाइजेस्टेड खाना है उसको बाकी के पार्ट से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाना, या जो डाइजेस्टेड खाना है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक करना। और ऑप्शन डी है जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक वापस से पहुंचाना। सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ कि जो हमारा ब्लड है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? वो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अब्सॉर्ब करता है सारा खाना और उन्हें कहाँ पहुंचाता है? बाकी पार्ट्स तक, बाकी ऑर्गन्स तक। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। So the digested food from the small intestine to the other parts of the body. So function of the blood is to transport the digested food from the small intestine to the all parts of the body. Is that clear? Now. So students, question number 3 is blood is a which type of tissue? जो हमारा ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है? सो ऑप्शन ए है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, ब्लड इज अ टाइप ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, दैट ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। अब ये है हमारा ब्लड, ठीक है, सपोज ये ब्लड एज अ होल है, तो इसके ना दो पार्ट है, फ्लूइड पार्ट भी है और हमारा सेलुलर पार्ट भी है। तो उस पार्ट में जो फ्लूइड पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं या प्लेटलेट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड पार्ट है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्लाज्मा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डैश हेल्प्स इन द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब हमें पता है कि ये जो ब्लड है हमारा, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं स्पेसिफिकली, इनके पास क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये कैरी करता है क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है? सो आप क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सो यहां पे पहला ही ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तो करेक्ट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं वो करवाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो यहां पे सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, hemoglobin. Is that clear? Now, moving towards our next question, question number 6. The cells in the blood which fight against the germs entering the body are. अब students हमने देखा था components of blood में, क्या देखा था? components of blood में 3 मेजर टाइप के components थे। एक थे हमारे आरबीसी, फिर थे हमारे वाइट ब्लड सेल्स और फिर थे हमारे प्लेटलेट्स। इज दैट क्लियर? सो ये जो WBCs थे, ये मैंने क्या बताया था आपको? ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। यस स्टूडेंट्स, तो WBC सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को हमें बीमार होने से बचाते हैं, हमारे इन्फेक्शन से लड़ते हैं और ये हमारे लिए फर्स्ट लाइन डिफेंस करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आर्मी बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे देश को बचाती है, वैसे ही हमारी बॉडी में हमारे पास खुद की आर्मी है, खुद के वॉरियर्स है। और वो वॉरियर्स कौन है? WBCs, जिनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम कह सकते हो कई इन्फेक्शंस, पैथोजेंस, एलर्जेंस, इन सब से लड़ते हैं और ये बेसिकली हमें क्या कहते हैं? प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी और ये लड़ते हैं इन्फेक्शन से। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ऐसे कौन से सेल हैं ब्लड में जो लड़ाई करते हैं, जो फाइट करते हैं जर्म से, जो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। तो ये वाले सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं जर्म से, उनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इज दैट क्लियर? नाउ moving towards our next question, question number 7. The formation of the clot when bleeding is stopped from a wound in a human body is due to. अब वापस से components of the blood का flow chart बनाते हैं, ठीक है? वापस से components of blood। अब आप मुझे बताओ, ये तो हो गए आरबीसी, ये तो ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, इनके पास हीमोग्लोबिन है। अब आ गए हमारे WBC, अभी हमने देखा कि ये वॉरियर्स है, ये जर्म से लड़ाई करते हैं। तीसरे जो थे ना स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स थे ना, ये बनाते हैं क्या? क्लॉट। तो हमारी बॉडी में क्लॉट कौन फॉर्म करता है? प्लेटलेट्स। और अगर आप भूल गए हो कि क्लॉट क्या चीज है, तो याद करो कि जब भी आपको चोट लगती है, आप गिर जाते हो, तो आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। अब आप नोटिस करोगे 4 से 5, 5 से 6 मिनट के बाद वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है और उसके ऊपर एक मोटी रेड मरून कलर की परत बन जाती है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो जो परत बनी है, वो जो लेयर फॉर्म हुई है, वो क्लॉट है।
क्लॉट बेसिकली आपकी बॉडी से ब्लीडिंग को रोकता है, ज्यादा ब्लड लॉस ना हो ये बचाता है। और क्लॉट फॉर्मेशन कौन करता है? तो प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। सो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? यहां पे आपसे पूछा है कि क्लॉट का फॉर्मेशन जो ब्लीडिंग को रोकता है वो कौन से सेल्स हैं ब्लड में जो कराते हैं? तो यहाँ पे आरबीसीज नहीं, डब्ल्यूबीसीज नहीं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स वो है करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The blood vessels which carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body are called. Now students, हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। आर्टरीज जो है वो क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड। एंड वेन्स क्या कैरी करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो यहां पे आपसे क्या पूछा है? ऐसी वेसल्स का नाम बताओ जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आर्टरीज। अगर मैं आपसे वेन्स की बात करूं तो वेन्स क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. The arteries have thick elastic wall. अब देखो स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज होती है ना उनके पास थिक वॉल होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड का सप्लाई कर रही है, दूसरा क्या मेन रीजन क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड का सप्लाई इज नॉट द मेन रीजन, बट द मेन रीजन व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल इज बिकॉज जो ब्लड है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर में जाना है। उस ब्लड को बेसिकली क्या करना है हमें? बहुत रैपिड फ्लो करता है और बहुत प्रेशर में फ्लो करता है। इसीलिए इतने हाई प्रेशर और स्पीड की वजह से उस आर्टरीज में क्या होती है? थिक वॉल रहती हैं। सो आर्टरीज हैव थिक वॉल बिकॉज ऑफ द रैपिड ब्लड फ्लो एंड हाई प्रेशर। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The throbbing movements of the blood flow in the artery is. अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे अपना हाथ रखें तो आप फील करोगे धक धक, ऐसे थ्रॉबिंग मूवमेंट। ये जो थ्रॉबिंग मूवमेंट आपको फील होती है अपने रिस्ट पे, ये क्या होती है? ये पल्स होती है, या ये क्रेस्ट कहते हैं इसे, या इसे पीक कहते हैं, या इसे नेस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स ऐसे करके कुछ तो चेक करते हैं। तो वो क्या चेक करते हैं? आपका पल्स चेक करते हैं। इज दैट क्लियर? सो जब भी आपको एक थ्रॉबिंग ऐसे धक 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 ऐसे पल्सेशन फील होती है तो वो पल्स होता है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पल्स। और पल्स कहाँ है? तो पल्स आपको आर्टरीज के मूवमेंट, ब्लड का जो मूवमेंट है, जो प्रेशर बताता है, वो आपको फील होता है एज अ पल्स। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. A resting person usually has a pulse rate below pulse rate between. So basically जब इंसान रेस्ट कर रहा है तब उसका पल्स रेट क्या होता है? 70 to 80 बीट्स पर मिनट। अब इसको काउंट कैसे करोगे? तो अपनी आर्टरीज पे ऐसे आप अपना हैंड रखते हैं और जो मूवमेंट है ना थ्रॉबिंग धक 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 मूवमेंट को स्टॉप वॉच के साथ देखते हैं। तो हम जैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम काउंट करते जाते हैं 1 2 3 4 5। सो एक मिनट के अंदर जितने भी बीट्स आपने कैलकुलेट करे वो उस इंसान की क्या हो जाता है? पल्स रेट। सो अगर एक इंसान बहुत एक्सरसाइज करके आया तो डेफिनेटली उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ होगा। लेकिन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल जब हम एकदम रेस्ट कर रहे होते हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तब पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है? तो ऑप्शंस है आपके पास 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट, बी है 82 टू 90 बीट्स पर मिनट, सी है 62 एंड 70 बीट्स पर मिनट, डी है 52 टू 60 बीट्स पर मिनट। सो स्टूडेंट्स नॉर्मल
जो पल्स रेट होता है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है. इज दैट क्लियर? सो इट्स 70 to 80 बीट्स पर मिनट. तो मतलब आप नोटिस करिए, आप अपने हाथ से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप काउंट करिए कितने बीट्स होंगे, तो आपको लगभग 70 से 80 बीट्स पर मिनट ही कैलकुलेट होंगे. इज दैट क्लियर? सो नॉर्मल जब इंसान रेस्ट कर रहा होता है तो उसकी जो पल्स रेट होती है वो 70 से 80 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर होती है. ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ question number 12. The blood vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the body parts back to the heart are called, अभी मैम ने बताया, क्या कहते हैं उन्हें? आर्टरीज? नहीं मैम, आर्टरीज तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं. वेन्स? यस. तो करेक्ट आंसर क्या है? वेन्स. वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, जो बॉडी के सारे पार्ट से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाते हैं, हार्ट लंग तक, एंड देन लंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर एक्सेल आउट हो जाता है. इज दैट क्लियर? सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज कैरीड अवे बाय veins. Is that clear? So correct answer is option number B, veins. Now moving towards the next question. Veins allow blood to flow only. अब veins का जो blood है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? A, towards the heart. veins हमेशा अपना blood जो है वो body part से towards the heart होता है, या away from the heart, मतलब heart से body parts तक जाता है, या टूवर्ड्स द लंग, डायरेक्ट लंग्स तक पहुंचाते हैं, या अवे फ्रॉम द लंग्स. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैंने अभी बताया. क्या बताया? कि वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी के सारे पार्ट से कहां पहुंचाते हैं? टूवर्ड्स द हार्ट. फिर हार्ट से वो लंग तक जाता है एंड देन ये प्रोसेस सो ऑन होती है. सो वेन्स एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करते हैं, दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट. तो यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए टूवर्ड्स द हार्ट. इज दैट क्लियर? और कैसा ब्लड कैरी करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द हार्ट इज लोकेटेड इन दी. अब हार्ट कहां लोकेटेड है? पैरों में, घुटनों में, हाथों में. कहां लोकेटेड है? ए, चेस्ट कैविटी में, बी, किडनी कैविटी में, सी, ब्रेन कैविटी में, डी, मसल कैविटी में. मैम इतना आसान सवाल तो मत पूछो ना हमसे. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चेस्ट कैविटी. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. The organisms that does not have a circulatory system. अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है वो है डॉग. डॉग के पास तो होता है भैया. फ्रॉग, ह्यूमन या हाइड्रा. हाइड्रा के पास है या नहीं? नहीं है ऑब्वियसली. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा. हाइड्रा के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, question number 16. In case of Hydra, dash brings the food and oxygen as the organism moves inside the water. Hydra के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो water का transport करती है? A, water in which the organism moves. B, the air that is taken by the organism. C, the food that is taken by the organism. D, the air that is taken by the organism. So correct answer is water in which the organism moves. Is that clear? Now moving towards the next question. Question number 17. The process of removal of waste material from the body is called. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेस्ट. तो वेस्ट रिमूवल की जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन की मदद से हम अपनी बॉडी का सारा वेस्ट बॉडी के बाहर निकालते हैं. अब अगर यही मैं आपसे पूछूं इजेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे इजेशन क्या होता है. एक्सक्रीशन में तो आपने सारा वेस्ट बाहर निकाल दिया, लेकिन इजेशन क्या होता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम इजेशन में क्या होता है. जल्दी से बताओ. सो स्टूडेंट्स, वेस्ट का रिमूवल तो एक्सक्रीशन है और इजेशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड.
ठीक है, डाइजेस्टेड फूड तो सारा अब्सॉर्ब हो गया ब्लड से और बॉडी के पार्ट्स तक चला गया, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी तो रह जाता है ना, तो वो जब निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। और एक्सक्रीशन क्या है, ओवरऑल बॉडी से जितना भी वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकलना इज एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर? नाउ correct answer is option number B, excretion. Now moving towards the next question, question number 18. Find the excretory organ from the following. अब इनमें से कौन सा है जो excretion में एक important role play करता है, यानी कि excretory organ है? A kidney, B hand, C fingers या D head. So students, सबसे ज्यादा important organ excretory system में है वो है हमारे किडनीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किडनीज, क्योंकि किडनीज ही ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. White patches formed in the area like underarms are due to. अब स्टूडेंट्स आपने नोटिस करा होगा, जब भी हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, भाग लेते हैं, गर्मी में खड़े हो जाएं या धूप में खड़े हो जाएं, तो हमारी बॉडी से पसीना आने लगता है, जिसको हम स्वेट कहते हैं। तो जो स्वेट आता है वो जब भी अंडर आर्म्स में आता है, यूजुअली अक्सर यहाँ के जो कपड़े होते हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं, वहां पे व्हाइट कलर का कुछ पैच बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो पसीना होता है दैट इज रिच इन वाटर एंड सॉल्ट्स। हमारी बॉडी का एक नेचुरल तरीका है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का। तो जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना वो स्वेट में रहते हैं, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वो एक व्हाइट कलर का पैच बना लेते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्वेट विच इज रिच इन वाटर एंड सॉल्ट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट, sugars present in the sweat, sugar कभी present नहीं होती sweat में, acid present in the sweat, bases present in the sweat। तो correct answer क्या होगा, salts present in the sweat। तो जो हमारा sweat होता है, पसीना होता है, उसमें salt होती है, उसमें water होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्वेट। जब वो ड्राई आउट हो जाते हैं तो वहां पे एक व्हाइट कलर का पैच हमें दिखने लगता है ना। Moving towards our next question, question number 20. The effect of sweat on the human body is, अब sweat हमें humans को क्या help करता है? A, it causes cooling, B, it causes heating या तो गर्मी पहुंचाता है, C, it causes freezing या D, it causes melting। So students, sweat की मदद से हमारा temperature cool down होता है, तो sweat causes cooling। तो स्वेट हमारे ह्यूमंस में कूलिंग कॉज करता है, ना कि हमें हीटिंग प्रोवाइड करता है या फ्रीजिंग प्रोवाइड करता है या मेल्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी बात पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड बाय लिजर्ड्स। अब जो लिजर्ड्स अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो किस कलर का होता है? ए, व्हाइट इन कलर, बी, रेड इन कलर, C, ब्राउन इन कलर या D, ब्लैक इन कलर। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है ना तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि यूरिक एसिड किस कलर का होता है। तो जल्दी से मुझे बता दो किस कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट इन कलर। तो लिजर्ड का जो वेस्ट निकलता है यूरिक एसिड वो व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Dash failure can be treated by the method of dialysis. अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ फिल्टर। किस चीज का फिल्टर करते हैं वो ब्लड का फिल्टर करते हैं। यानी कि ब्लड क्या होता है, किडनीज पे जाता है कि अब जो ब्लड किडनीज तक पहुंचता है उसके पास यूजफुल चीजें भी हैं, उसके पास हार्मफुल चीजें भी हैं। तो ब्लड किडनीज क्या करते हैं, जो ब्लड से जितना भी यूजफुल चीजें हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जितना भी जो वेस्ट है ना, ये वेस्ट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है यूरिन में। अब यूरिन क्या निकाल देता है हमारी बॉडी के बाहर, यूरेथ्रा के बाहर यूरिन पास आउट होता है, जिसकी वजह से जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में जो इकट्ठा हो गया है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। सो अगर किडनी से खराब हो जाए तो हमारा ब्लड तो प्यूरिफाई नहीं होगा। अब इमेजिन करो अगर आपके रूम में डस्टबिन को मैं खाली ना करूं, वो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, एक टाइम आएगा जब आपका बेडरूम में
बेड पे भी कचरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डस्टबिन ही नहीं खाली हुआ ना, कचरा जमा होता गया होता गया होता गया और वो पूरा रूम भर जाएगा। उसी तरीके से इमेजिन करो अगर आपकी किडनीज ब्लड को प्यूरिफाई ना करें तो ब्लड में कचरा जमा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और आपकी बॉडी में और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। सो ऐसे इंसान, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी किडनीज वर्क नहीं करती, एक मशीन होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, आपकी बॉडी से सारा ब्लड निकाल के उस मशीन में जाता है, फिर वो प्यूरिफाई होता है मशीन से और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं और ये तब होता है जब हमारे किडनी सही से वर्क नहीं कर रहे। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनीज। नाउ moving towards our next question, question number 23, the vascular tissue for the transport of water and nutrients। अब हमने पढ़ा था ये मेरा स्टेम है, ठीक है। अब यहां पे स्टेम के नीचे थे रूट्स। क्या थे स्टूडेंट्स? रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं ये क्या अब्सॉर्ब करते हैं? ये सारा का सारा वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जितना भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सारा का सारा रूट्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं। जब ये वाटर रूट अब्सॉर्ब कर लेती है, इस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के सारे पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है और स्पेशली लीव्स तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि लीव्स क्या है? लीव्स आर दी किचन, यानी कि पावर हाउस ऑफ द प्लांट। अब जब पानी और सारे न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंचेंगे तभी तो लीफ फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगी। इसीलिए ये जो पानी जितना भी सॉइल के बीच बीच में प्रेजेंट होता है ना, ये जो रूट्स है वो सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। एक कह सकते हो बीच में हमारे स्टेम में एक रास्ता है और उस रास्ते से सारा का सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक और बाकी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। इस रास्ते को क्या कहते हैं? तो इस रास्ते को हम कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। सो जाइलम इज दैट टिश्यू जो सारा वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? जाइलम की मदद से होता है। इज दैट क्लियर? सो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। now students, question number 24, which of the following is the main circulatory fluid in our body? अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है हमारे ट्रांसपोर्ट में? ब्लड। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, The part of the blood which does not have a nucleus। अब ब्लड में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उस पार्ट को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो आपको बस याद रखना है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड। अब हमने देखा था कि प्लांट्स सारा का सारा पानी तो यूटिलाइज नहीं करते। अब ये जो पानी है ये रूट्स अब्सॉर्ब करके जाइलम की मदद से प्लांट के लीव्स तक पहुंचा देते हैं और यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन। अब ये जो वाटर है ये लीव्स तक आते आते ये जो स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा की मदद से वाटर वेपर की फॉर्म में आसमान में इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी मदद से यहां पे एक सक्शन पुल क्रिएट होता है और इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब होता है, फिर वो पानी यूटिलाइज होता है तो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी मिलती है, साथ ही साथ प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी भी अब्सॉर्ब करते हैं और जितना पानी प्लांट ने अब्सॉर्ब करा और जितना एक्सेस होता है जो यूटिलाइज नहीं होता वो वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। सो करेक्ट आंसर क्या है? एक्सक्रीशन नहीं, ट्रांसपिरेशन यस, रेस्पिरेशन नहीं, स्वेटिंग नहीं। तो करेक्ट आंसर है
Option number B, transpiration. Now moving towards our next question, question number 27. The number of heart beats per minute is called a pulse rate, throbbing, beating, D nothing. तो कितनी होती हैं हमारी हार्ट बीट्स? अभी हमने देखी थी 70 से 80, वो क्या है हमारा पल्स रेट. इज दैट क्लियर? चलो moving towards our next question, question number 28. Aquatic animals excrete cell waste mostly as option number A, ammonia, B, oxygen, C, carbon dioxide या D, nitrogen. सो स्टूडेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं. ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है. सो अगर आपने, आप में से जितने भी बच्चे जिन्होंने लेक्चर सुना है ना मेरा, उनको ये आंसर ज़रूर आता होगा, ठीक है. एक कि जो लिजर्ड्स होती हैं जो वेस्ट निकालते हैं यूरिक एसिड, वो वाइट कलर का होता है, और जो फिशेस होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, उनकी बॉडी से वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में निकलता है. तो ये तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी, और जो बच्चों ने अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करी है, अच्छे से ईमानदारी से, उनको इसके आंसर जरूर आते होंगे. क्वेश्चन नंबर 29. द यूरिन फ्रॉम द किडनीज पासेस टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू. अब अगर यहाँ पे मैं किडनी का एक डायग्राम ड्रॉ करूं, सो यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर. ये हो गया हमारा यूरेटर, ये हो गई हमारी किडनी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है हमारा गॉल ब्लैडर. तो ये रहा हमारा, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, नॉट द गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं, मस्कुलर ओपनिंग जो है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा. सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिन फ्रॉम द किडनी, ये जो यहाँ पे यूरिन है वो किडनी से पास होके यूरिनरी ब्लैडर तक कैसे पहुंचती है? तो विद द हेल्प ऑफ यूरेटर. तो किडनी से कनेक्टेड होता है यूरेटर, जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर पे यूरिन स्टोर होता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यूरेटर. ठीक है, चलो ना moving towards the question number 30. The device used by the doctor to check up the heartbeat is called a anemometer, thermometer, barometer या stethoscope. अब ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि बचपन से हम इसको यूज करके डॉक्टर खेला है हमने, तो इसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे. तो डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप टू मेजर दी हार्ट बीट. इज दैट क्लियर? तो जिस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके डॉक्टर्स अपनी हार्ट बीट मेजर करते हैं उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप. नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो जल्दी से जाओ उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, फिर से सारे डाउट्स क्लियर करो एंड अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लो. ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपके पास इतना कंटेंट है, इतनी नॉलेज अवेलेबल है, कहीं भी अटको बस जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो और फिर से पढ़ाई करो. सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको बस इस ऑप्शन को क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है आप उसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो. एंड स्टूडेंट्स, हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. इंग्लिश मीडियम चैनल तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, लेकिन साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.